इसी प्रयास से बेकार पड़ी प्लास्टिक बोतलों से बनाया खूबसूरत बस स्टॉप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन्हें 37 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले के दौरान वितरित किया गया। दरअसल रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिल रहा है। कर्मयोगी प्रारंभ IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल है, जिसमें कहीं भी किसी भी डिवाइस से सीखने के प्रारूप के तहत 750 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि SSC ने भर्ती परीक्षाओं को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लेना भी शुरू कर दिया है। पीएम ने कहा कि हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति जितनी मजबूत होगी, देश उतना ही विकास करेगा। पीएम ने कहा कि आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है। पीएम ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये नई भर्तियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में होंगी, जिनमें रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व अन्य सरकारी विभाग शामिल हैं। रोजगार मेला पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज के रोजगार मेला में 21% महिलाएं थीं, जबकि यूपीए के कार्यकाल में 6% महिलाओं की नियुक्ति होती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की नियुक्ति को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में रेल ट्रैक 2 गुना हो गए। रोजगार मेले को लेकर विपक्ष के बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि उनके समय देश का सोना गिरवी रखा गया था, जबकि आज भारत विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए मीनाक्षी लेखी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में लीन रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी भी नियुक्ति हुई, उसका लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने 2 नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया है और इससे पहले महुआ की कमेटी ने 31 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए पेश होने के लिए और समय देने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महुआ मोइत्रा के पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है। पश्चिम बंगाल बीजेपी महासचिव और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी देश की सुरक्षा में खिलवाड़ करने वाली महुआ मोइत्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले 26 अक्टूबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में वकील जय आनंद देहाद्राई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान दर्ज किए थे। इस दौरान दुबे ने महुआ मोइत्रा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर उपहार और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। इससे अब महुआ की संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कहा है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा भुगतनी होगी। ज्योतिप्रिया मलिक की गिरफ्तारी के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि राशन वितरण योजना के तहत राइस मिल मालिक फर्जी खाते खोलकर केंद्र से पैसा ले रहे हैं और ये सब मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है। ऐसे में जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सभी दलों के दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। इसी कड़ी में जहां आज से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ को उनके विधानसभा क्षेत्र में ही जमकर खरी सुनाई। दूसरी ओर कांग्रेस भी प्रचार में तेजी ला रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दमोह जनसभा में प्रदेश की मौजूदा सरकार पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में लोगों का जीवन संघर्ष में बीत रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास नहीं होने की वजह से पलायन बढ़ा है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं मतदाताओं को शिवराज सिंह के दांव पेच से बचने की सलाह दी।
उधर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे दिन कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से जनसंपर्क करने में जुटे रहे। उन्होंने धार में 12वीं कक्षा में टॉप करने वाली छात्रा के घर में तो गए और वहीं बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। 90 विधानसभा सीटों वाले पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांकेर कोडेगांव में चुनावी रैली की। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात एक बार फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से सरकार बनने पर कांग्रेस अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के लिए भाजपा का चुनावी जोर आजमाइश जारी है और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने रायपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न को लेकर अधिकारियों पर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा का झंडा लेकर जाने वाली गाड़ी को रोक राज्य में रोका जा रहा है और भाजपा नेताओं को डराने के लिए उनकी हत्याएं की जा रही हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की जनता का पूरा भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को जबकि 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए मतदान होगा। मिजोरम विधानसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिजोरम में एक जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले की केंद्र सरकारें पूर्वोत्तर पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति को लागू कर पूर्वोत्तर को मुख्यधारा में शामिल किया है। और नड्डा ने कहा कि पूर्वोत्तर में अब विकास कार्य काफी तेजी से हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस पर राज्य की जनता से छल करने का आरोप लगाया। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल होने का दावा किया। उन्होंने बीजेपी का दामन थामने वाले कांग्रेस नेताओं पर विश्वासघात का आरोप लगाया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की। झारखंड की राजधानी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प यात्रा 2023 के समापन समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की सरकार जब सत्ता में आती है सेवा भाव से लोगों का जन कल्याण करती है और जबकि जेएमएम की सरकार मेवा खाने के लिए सत्ता में आती है। विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो अदालत का रुख क्यों नहीं करते। दिल्ली में जहरीली हवा का स्तर दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली की AQI 300 के पार पहुंच गई, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आती है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो बाकी उत्तरी राज्यों में भी इन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। शनिवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों ने चिंता और भी बढ़ा दी है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को दिल्ली की AQI में 43 अंकों की बढ़ोतरी हुई है और यह 304 पर पहुंच गया है, जो कि हवा की बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। वहीं एनसीआर के दूसरे शहरों के हालात भी कुछ अच्छे नहीं रहे और इन शहरों में भी AQI तेजी से बढ़ा है। शनिवार को फरीदाबाद का AQI 272, गुरुग्राम का 252, गाजियाबाद का 291 और नोएडा का 286 रिकॉर्ड किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा का AQI 346 रहा, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। दरअसल बदलते मौसम और प्रदूषण के दूसरे कारकों की वजह से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, लेकिन पंजाब समेत तो उत्तरी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में आई तेजी भी दिल्ली NCR की हवा को और दमघोटू बना रही है। हालांकि पिछले 3 वर्षों की तुलना में इस बार फसल अवशेष जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इनसे निजात नहीं पाई जा सकी है। पिछले 3 दिनों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है और जबकि धान की कटाई का सीजन अभी अपने चरम पर नहीं आया है। बीते दिनों हरियाणा और दिल्ली के बीच पराली जलाने की घटनाओं की संख्या को लेकर तकरार की स्थिति दिखी। हरियाणा ने नासा की तस्वीरें जारी कर दावा किया कि उनके राज्य की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कहीं अधिक हुई हैं। हरियाणा ने दिल्ली की आप सरकार प्रदूषण के मामले में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रदूषण के मामले में मुंबई की स्थिति भी चिंताजनक है। शनिवार सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 दर्ज किया गया, जो सांस लेने के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि जयंती हर वर्ष की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की अनंत शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज विशाखापट्टनम के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने आज विशाखापट्टनम में INS डेगा एयरबेस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।
शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम तट पर स्नान किया और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही हरिद्वार में भी शरद पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। शनिवार मध्य रात्रि को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। मध्य रात्रि 1:05 से देर रात 2:24 पर यह समाप्त होगा। सूतक काल लगते ही देश भर में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगा और इस अवसर को खास बनाने के लिए देश के कोने कोने से अमृत कलश के साथ यात्री दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनका देशभक्ति का जज्बा देखते ही बनता है। 30 अक्टूबर को सभी राज्य अपने अपने ब्लॉक और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। इसी कड़ी में गुजरात से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा को लेकर एक विशेष ट्रेन हरियाणा के गुरुग्राम पहुंची, जिसके यात्रियों ने मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़कर खुशी व्यक्त की। कुछ इसी तरह का नजारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा गया, जहां पूर्वोत्तर राज्य असम से 270 लोगों का जत्था नई दिल्ली पहुंचा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से भी युवाओं का एक जत्था मेरी माटी मेरा देश का कलश लेकर दिल्ली स्थित हवाई अड्डे पर पहुंचा। वहीं त्रिपुरा का एक दल दिल्ली स्थित आनंद विहार स्टेशन पर उतरा, जिनमें देशभक्ति का जज्बा देखते ही बनता था। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ही महाराष्ट्र से उतरने वाला दल पूरी तरह से देशभक्ति के जुनून में रचा बसा नजर आया। राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर विभिन्न जगहों से दिल्ली पहुंचे देशभक्तों का विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इन अमृत कलशों में देश की मिट्टी समाहित है, जो वतन के लिए जीने मरने वालों की आन बान और शान की निशानी है। छत्तीसगढ़ भी देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन करने में किसी से पीछे नहीं है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से इकट्ठा की गई मिट्टी को कलशों में लेकर नौजवानों को एक उनका जत्था दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। ऐसा ही जज्बा तेलंगाना के सिकंदराबाद से रवाना होने वाले जत्थे के साथ भी देखा गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। प्रदेश के सभी 75 जनपदों से अमृत कलश लखनऊ में जमा किए गए, जिन्हें रविवार को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 साल लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। घरेलू बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्याज निर्यात पर $800 अमेरिकी यानी लगभग 67,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य अधिसूचित किया है। सरकार बफर के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि फैसला 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल देशों से सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नियामकीय ढांचे पर सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया। G7 समूह के सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक जापान के ओसाका में आयोजित हुई है। जापान ने अपनी अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया और केन्या को भी आमंत्रित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की व्यापार मंत्री केमी बेरनॉश ने ओसाका में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर जारी वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित FTA पर वार्ता अंतिम चरण में है। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग से कोयले की बुनियादी ढांचे को क्षेत्र के तहत वर्गीकृत करने के बारे में विचार करने का अनुरोध किया। इससे वाणिज्यिक कोयला खदानों के वित्त पोषण में मदद मिलेगी। कोयला मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि इसे पुनर्वर्गीकरण बैंक और वित्तीय संस्थान कोयला क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से नीतियां बना सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि निकट भविष्य में कोयले के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बने रहने की संभावना है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL की इस साल दिसंबर में 4G सेवा की शुरुआत की योजना है। BSNL के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक PK पुरवार ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि छोटे स्तर पर शुरुआत करने के बाद कंपनी इसे अखिल भारतीय स्तर पर अगले साल जून तक लागू कर देगी। सरकार और नियामकीय एजेंसियों को ई-कॉमर्स क्षेत्र में व्याप्त अनुचित कारोबारी तौर तरीकों पर लगाम लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। थिंक टैंक कट्स इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ई-कॉमर्स मंचों पर उत्पादों के दाम बढ़ाकर छूट की पेशकश करने का अनुचित तरीका अपनाया जा रहा है।
सीमेंट उत्पादक अल्ट्राटेक ने अपनी वृद्धि के तीसरे चरण में अपनी क्षमता में 2.19 करोड़ टन प्रति वर्ष की बढ़ोतरी करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की आज घोषणा की है। इसमें 4 नई इकाइयां लगाने के अलावा इतनी ही पुरानी इकाइयों का विस्तार भी किया जाएगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बजाज समूह की कंपनी मुकुंद लिमिटेड के लिए 43.75 मेगावाट की सौर परियोजना लगाने के लिए एक समझौता किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने नियामकीय मानकों का उल्लंघन करने पर शेयर प्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों समेत 13 लोगों पर कुल 33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करते हुए बमबारी तेज कर दी है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि वो गाजा में अपनी कार्रवाई को लगातार विस्तार करने में लगी है। इजराइल के इस हमले के बाद गाजा में संचार व्यवस्था ठप पड़ गई है। संचार व्यवस्था के ठप हो जाने से प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अपने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया। हमास ने इस हमले के बाद कहा कि उसके लड़ाके पूरी ताकत के साथ इजरायली हमलों का सामना करते हुए मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव यूएन महासभा में पारित हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 14 वोट पड़े, जबकि भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया। साथ ही ये बिना किसी रुकावट के गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान करता है, जिसमें पानी, बिजली और वस्तुओं के वितरण को फिर से शुरू करना शामिल है। इजराइल और हमास के बीच इस महीने की शुरुआत से संघर्ष तेज होने के बाद से लंदन में यहूदी विरोधी एवं इस्लाम विरोधी घृणा अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस लंदन की सड़कों पर होने वाले एक और प्रदर्शन से निपटने की तैयारी कर रही है। अमेरिका समेत अन्य देशों ने आशंका जाहिर की है कि इजराइल के इस कदम के बाद हमास उग्र हो सकता है और बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की हत्या भी कर सकता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों लोगों ने जगह जगह पर गाजा पट्टी में किए जा रहे इजरायली हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने सभी से कल की घटनाओं के बाद मिस्र की संप्रभुता का सम्मान करने का आग्रह किया है। जहां मिस्र के 2 कस्बों पर ड्रोन गिरे थे, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मिस्र इजराइल हमास संघर्ष को सुलझाने में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। ब्राजील के प्रधानमंत्री लूला दा सिल्वा ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेतन्याहू गाजा पट्टी से लोगों को मिटाकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। कजाकिस्तान में आर्सेलन मित्तल की स्टील खदान में आग लगने से कम 28 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग लापता हैं। वहीं कंपनी ने कहा है कि कोनसेंटिंको खदान में हुई इस घटना के बाद 252 में से 206 लोगों को निकाला गया। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस की आतंकवाद रोधी शाखा ने आज आईएसआईएस और अल कायदा सहित विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 10 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर प्रांत में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। आतंकवाद रोधी विभाग ने एक बयान में कहा है कि 10 आतंकवादियों को हथियारों, विस्फोटकों और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में आज मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सत्तारूढ़ अवामी लीग के प्रदर्शन करने के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल तैनात किया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे बीएनपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। उसी समय अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने शांति रैली निकाली थी। भारत और इंग्लैंड वनडे विश्व कप के 29वें मैच में कल आमने सामने होंगे। दोनों टीमें लखनऊ के खाना स्टेडियम में भिड़ेंगी। इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजर लगातार छठी जीत पर होगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम इस विश्व कप में हार के क्रम को तोड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट में ये ऑस्ट्रेलिया की चौथी जीत रही। रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीत के लिए मिले 389 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम हासिल नहीं कर सकी और मैच को गंवा दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 109 रन और डेविड वार्नर ने 81 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 116 रन बनाए। जेम्स नीशम ने 58 और डेरिल मिचेल ने 54 रनों की पारी खेली। जोश हेजलवुड और पैट कमिंस को 2-2 विकेट मिले। ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट लिए। विश्व कप के एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने बांग्लादेश को 87 रनों से हरा दिया। चीन के हांगझू में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय पैरा एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक लगाने में कामयाबी हासिल की।
भारतीय पैरा एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार 111 पदक जीते हैं, जिसमें 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत और 51 कांस्य पदक शामिल हैं। एशियाई खेलों में इतिहास रचने वाले दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि एशियाई पैरा खेलों में 100वां पदक ये अपूर्व आनंद का क्षण है। एशियाई पैरा खेलों में भारतीय दल के 100 मेडल पार होने पर केंद्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। केंद्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिर हुई मेडल्स की बौछार, अब की बार पैरा में भी 100 पार। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में वेट लिफ्टिंग में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान नितेक जांगीर ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब की हरजिंदर कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं महाराष्ट्र की तृप्ति माने ने रजत पदक और मणिपुर की पी उमेश्वरी देवी ने कांस्य पदक जीता। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।